नमस्कार आप सभी को। देवभूमि के समस्त छात्रों को आज़ाद ग्रुप की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी परीक्षा के लिए। आज करंट अफेयर्स की हम शुरुआत करने जा रहे हैं और 6 जुलाई के करंट अफेयर्स के घटनाक्रम को हम देखने वाले हैं। ये जो सीरीज आपकी चल रही है इसमें ज़्यादातर हम नवीनतम करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो पुराने होते हैं लेकिन महत्वपूर्ण होते हैं, उनको भी इस सीरीज में जगह दी जाती है। आप में से ज़्यादातर जो छात्र हैं अभी जब कोई होमवर्क दिया जाता है कि ये प्रश्न का जवाब आप बताइए, घर से करके लाइए, तो नहीं करते हैं। तो आज से आपसे निवेदन है कि जिस तरह से अन्य छात्र कमेंट बॉक्स में करते हैं, आप सभी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। जैसे कि प्रश्न की पीडीएफ के लास्ट में एक प्रश्न पूछा जाता है जिसमें होता है कि आज का प्रश्न, तो प्लीज़ आज के प्रश्न का जो जवाब है वो कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर किया करें। साथ ही साथ कुछ अन्य होमवर्क भी आपको दिए जाते हैं इस करंट अफेयर्स सीरीज में। बहुत सारे फैक्ट होते हैं, मैं बताता हूं, कुछ जो पहले बताया रहता हूं वो मैं आपको बोलता हूं कि आप इसका जवाब दीजिए। तो प्लीज़ उसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में दिया करें, ठीक है? क्योंकि ये सीरीज लगातार आप चलेगी और आपको इससे बहुत मदद मिलने वाली है यदि आप रेगुलर इस सीरीज को करते हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और एक एक करके करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम यहाँ पर देखते हैं। चलिए अब एक एक करके प्रश्नों को देख लेते हैं, ठीक है? लोग आएंगे, जुड़ते रहेंगे, देखते रहेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। देखो, पहला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य की काई चटनी को जीआई टैग देने की बात की गई? क्या बोला जा रहा है? किस राज्य की काई चटनी को जीआई टैग देने की बात की गई है? अभी ये तय नहीं हुआ है, अभी सिर्फ इतना तय हुआ है कि इसको जीआई टैग की मांग की गई है। संबंधित राज्य ने मांग किया है कि इसको जीआई टैग मिलना चाहिए और उस दिशा में कार्य हो रहा है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वह राज्य कौन सा है जिसने काई चटनी के लिए जो है जीआई टैग की मांग की है, आपको बताना है। चलें बताएं। सभी को जवाब देना है, जैसे मैंने बोला सबको जवाब देना है। 4 विकल्प यहाँ पे हैं, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, ओडिशा, तमिलनाडु। 4 विकल्प हैं, इन चारों विकल्पों में से आपको अपने उत्तर का चुनाव करना है। चलें बताएं, इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। चलिए देखो, यहाँ पे बात हो रही है काई चटनी की। आपको बता दें काई चटनी की जो मांग है ये हो रही है ओडिशा की तरफ से, ठीक है? ओडिशा की तरफ से इसकी मांग हो रही है, मतलब सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। एक चींटी होती है जिसको बोलते हैं रेड बीबर चींटियाँ। रेड बीबर नामक एक चींटी होती है और ये जो रेड बीबर नामक चींटी होती है ये मुख्य रूप से मयूरभंज क्षेत्र में बहुतायत मात्रा में पाई जाती हैं। कहाँ पे पाई जाती हैं? मयूरभंज क्षेत्र में ये बहुतायत मात्रा में पाई जाती हैं। और आपको बता दें ये जो रेड बीबर चींटियां हैं जो मयूरभंज क्षेत्र में बहुतायत मात्रा में पाई जाती हैं, ये आदिवासियों के, यहाँ रहने वाले आदिवासियों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध हैं। ये काफ़ी इनको जो है आप कह सकते हो इनको प्रयोग किया जाता है। अब जो ये काई चटनी जिसकी बात हो रही है ये इन्हीं चींटियों से बनती है। किससे बनती है? इन्हीं चींटियों से, रेड बीबर चींटियों से ही बनती है, जिसके लिए जीआई टैग की मांग की गई है। स्थानीय लोग, विशेष रूप से जो आदिवासी हैं, सामान्य सर्दी के लिए, फ्लू के लिए और साथ ही साथ काली खांसी के लिए इसका प्रयोग बड़े पैमाने पर करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन सभी चीज़ों में इससे मदद मिलती है, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि काई चटनी का संदर्भ है उड़ीसा से और रेड बीबर जो चींटियां होती हैं उनसे ये तैयार की जाती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ यह आपको याद रखना है कि बात हो रही है उड़ीसा की, तो उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर, ये आपको याद रखना है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और साथ ही साथ आप जानते होंगे जब बात आती है उड़ीसा की, भुवनेश्वर की, तो आपको यह भी पता होगा कि यहाँ पे एक स्टेडियम पड़ता है, कलिंगा स्टेडियम। और ये जो कलिंगा स्टेडियम है यहाँ पर लगातार हॉकी का वर्ल्ड कप खेला जाता रहा है, खेला गया है। और यह भी आप जानते होंगे कि भारतीय हॉकी को प्रायोजित करने वाला जो राज्य है वो है उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इनका भी नाम आपको याद रखना है। इसके साथ साथ बात हो रही है जीआई टैग
टैग की भौगोलिक संकेतक की बात हो रही है, तो भौगोलिक संकेतक का जो कार्यालय है भारत में, यदि हम उसकी बात करें कहाँ पर है, तो ये आपको देखने को मिलता है चेन्नई में। और जब किसी वस्तु के लिए भौगोलिक संकेतक दिया जाता है तो ये अधिकतम 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। मतलब एक बार भौगोलिक संकेतक मिल गया तो 10 वर्षों तक के लिए ये मान्य होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे पहला जो जीआई टैग दिया गया वो किसको दिया गया, तो दार्जिलिंग की जो चाय है, दार्जिलिंग टी को जो है वो सबसे पहला जीआई टैग भौगोलिक संकेतक जो है वो मिला है, ये आपको पता होना चाहिए। हाल ही में जो जीआई टैग दिए गए हैं उनकी यदि हम बात करें तो जुडीमा वाइन राइस आप सबको पता होगा। जुडीमा वाइन राइस जिनको ना पता है वो नोट कर लेंगे, ठीक है। जुडीमा वाइन राइस आपको नोट कर लेना है। आपको तिरुर बेटिला नोट कर लेना है। तिरुर बेटिला आपको नोट कर लेना है। जुडीमा वाइन राइस हो गया, जुडीमा वाइन राइस के साथ साथ तिरुर बेटिला हो गया। इसके साथ साथ डिंडीगुल लॉक हो गया, डिंडीगुल लॉक हो गया आपका, ये आपको नोट कर लेना है। और डिंडीगुल लॉक के साथ साथ आपको नोट कर लेना है कडांगी साड़ी, कडांगी साड़ी आपको नोट कर लेना है, कडांगी साड़ी। ये इसमें से तिरुर बेटिला को छोड़कर बाकी तीनों के बारे में मैंने कई बार आपको बताया है। तो यहाँ पे तिरुर बेटिला के बारे में मैं बता दे रहा हूँ कि तिरुर बेटिला का संदर्भ है केरल से। बाकी का जुडीमा वाइन राइस का संदर्भ किस राज्य से है, डिंडीगुल लॉक के बारे में अक्सर मैंने बताया है आपको, तो याद भी होगा आपको। और कडांगी साड़ी, इन तीनों के बारे में, जुडीमा वाइन राइस, डिंडीगुल लॉक और कडांगी साड़ी, इनका संदर्भ किस राज्य से है वो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। आपका होमवर्क नंबर 1। ये वीडियो समाप्त हो जाएगी, पहले इसको अच्छे से देख लीजिए। देखने के बाद जब आप फ्री होते हैं तब आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। जो भी गंभीर हैं अपनी परीक्षा को लेकर, बार बार कहता हूं, आप जवाब दीजिएगा। यदि आपको इसका जवाब नहीं पता है, आप कमेंट में बताओगे सर जवाब नहीं पता है, निश्चित रूप से अगली कक्षा में मेरे द्वारा इसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन जब आप बताओगे नहीं पता है तो, लेकिन प्रयास पहले करना है कि आपको इसका जवाब देना है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स की इस कक्षा में आप सबका इन्वॉल्वमेंट चाहिए। यदि आप इन्वॉल्वमेंट देते हैं तो चीज़ों को और बेहतर तरीके से आप तक पहुँचाने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2, हाल ही में चर्चा में रहा और ऑपरेशन नारकोस, इसको थोड़ा सा शाब्दिक यहाँ पे त्रुटि है, इसको इस तरह से लिखा जाता है, ऑपरेशन नारकोस, ठीक है। तो इसकी बात हो रही है। तो ऑपरेशन नौकोर्स किसके द्वारा चलाया जा रहा है, इसको नॉरकोस बोलते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं नॉरकोस, ठीक है। ऑपरेशन नॉरकोस किसके द्वारा चलाया जा रहा है ये आपको बताना है। आपको बता दें, इस ऑपरेशन के द्वारा 7.40 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ, मादक पदार्थ जो हैं वो जब्त किए गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब 4 संस्थाएं दी हुई हैं, बीएसएफ, आईटीबीपी, आरपीएफ, एसएसबी, इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो बताएं, ऑपरेशन नौकोर्स किसके द्वारा चलाया गया है ये आपको बताना है। चलें फास्ट जवाब दीजिएगा, किसके द्वारा चलाया गया है ये आपको बताना है। चलें फास्ट जवाब देना है। आपको पता होगा पिछले दिनों मैंने एक बताया था ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन आहट, शायद याद हो, याद है तो बहुत अच्छी बात है। ऑपरेशन आहट आपको बताया गया था। ऑपरेशन आहट के साथ साथ मेरी सहेली पहल भी आपको बताया गया था, मेरी सहेली पहल, मेरी सहेली पहल, और मेरी सहेली पहल के साथ साथ नन्हे फरिश्ते भी आपको बताया गया था, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ठीक है। और ये सभी के सभी जो हैं एक ही संस्था द्वारा चलाए गए थे, उसका नाम है आरपीएफ। रेलवे पुलिस बल जो है उसके द्वारा ये चलाए गए थे, जो कि रेल मंत्रालय के अधीन आता है। ऑपरेशन आहट की यदि हम बात करें तो ऑपरेशन आहट विशेष रूप से तस्करों से बच्चों, बच्चियों और महिलाओं को छुड़ाने के लिए चलाया गया था।
मेरी सहेली पहल जो है विशेष रूप से महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए चलाया गया था। और ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते जो हैं ये रेलवे स्टेशनों के आसपास या रेलवे स्टेशनों पर जो लावारिस बच्चे होते हैं, जो बच्चों को छोड़ जाते हैं, उनको बचाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। तो सब के सब रेलवे पुलिस फोर्स के मुहिम है, ये तीनों के तीनों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। हाल ही में QS बेस्ट स्टूडेंट, देखो यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इग्नोर कर देना है। ये है हाल ही में QS, क्योंकि बार बार बोला जाता है, टाइप करने वाले ध्यान नहीं देते हैं, तो इग्नोर करना है चीज़ों को। हाल ही में QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर रहा? QS एक संस्था है जिसके द्वारा अक्सर रैंकिंग जारी की जाती हैं, यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग आती है, स्टूडेंट रैंकिंग आती है। तो इसी के द्वारा स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग मतलब स्टूडेंट के रहने लायक सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है इस रैंकिंग में बताया गया है। तो यहाँ पे आपको बताना है, पहला है ब्यूनस आयर्स, दूसरा यहाँ पे है लंदन, तीसरा है मेलबर्न और चौथा है ज्यूरिख। ठीक है, पहला है ब्यूनस आयर्स, दूसरा है लंदन, तीसरा है मेलबर्न और चौथा है ज्यूरिख। इनमें से शीर्ष पर कौन है ये आपको बताना है। चले बताएं, इनमें से शीर्ष पर कौन है ये आपको बताना है। चले जवाब दीजिएगा, इनमें से शीर्ष पर कौन है। देखो यहाँ पे बात हो रहा है QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग। तो आपको बता दें वर्ष 2023 के लिए रैंकिंग जारी की गई है और इनमें टॉप पर जो शहर है वो है लंदन। लंदन को यहाँ पे पहला स्थान दिया गया है और दूसरे स्थान पे है सियोल दक्षिण कोरिया का शहर, तीसरे स्थान पर है म्यूनिख। यदि हम बात करते हैं भारत के शहरों के, तो भारत का जो इसमें शहर आया है इस रैंकिंग में 103वें स्थान पर आया है और ये जो शहर है ये है मुंबई। इसके बाद अगला स्थान आता है बेंगलुरु का और बेंगलुरु का स्थान है 114वां। तो यदि आपसे इस तरह पूछ लिया जाए कि QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में भारत का कौन सा शहर शीर्ष पे रहा, तो आप टिक करोगे मुंबई। यदि आपसे इस तरह पूछ लिया जाए कि QS स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में ओवरऑल कौन सा शहर शीर्ष पे रहा, तो आप टिक करोगे लंदन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती मनाई गई। इनका संबंध किस क्षेत्र से रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं इनके जो कार्यक्रम थे उसमें भाग लिया और 4 जुलाई 2022 को ये कार्यक्रम आयोजित किए गए थे जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री ने भाग लिया। और आपको बता दें एक स्थान पड़ता है आंध्र प्रदेश में जिसको बोलते हैं भीमावरम। तो आंध्र प्रदेश के भीमावरम में, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश का भीमावरम जो क्षेत्र है, भीमावरम जो इलाका है, भीमावरम में इनकी 30 फीट की कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई। कौन सी प्रतिमा स्थापित की गई? 30 फीट की कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है। ये आपको पता होना चाहिए। किसकी प्रतिमा? अल्लूरी सीताराम राजू की प्रतिमा स्थापित की गई है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें यहाँ पे बोला जा रहा है कि इनका संबंध किस क्षेत्र से रहा है? नाटककार, साहित्यकार, स्वतंत्रता सेनानी, खिलाड़ी। तो इनका संबंध किस क्षेत्र से रहा है? जब हम इसकी बात करते हैं तो आपको बता दें यह एक स्वतंत्रता सेनानी थे और इनके बारे में यदि हम बात करें तो रंपा विद्रोह आपने सुना होगा, 1922 में हुआ था रंपा विद्रोह। और रंपा विद्रोह का इन्होंने नेतृत्व किया था। 1922 के रंपा विद्रोह का इन्होंने नेतृत्व किया था। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा फुजियान किस देश का विमान वाहक पोत है? फुजियान किस देश का विमान वाहक पोत है आपको बताना है। दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, चीन, पाकिस्तान, इनमें से किसका है ये आपको बताना है। चल, यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत के पास अभी INS विक्रमादित्य नामक जो युद्धपोत है जो हमने रसिया से लिया है, ये हमारे पास है। दूसरा INS विक्रांत जो है वो हमारा होगा, जो अभी हमें आधिकारिक रूप से सेवा में
नहीं शामिल है INS विक्रांत। तो भारत के पास भी आगामी समय में 2 युद्धपोत हो जाएंगे, पहला INS विक्रांत, दूसरा INS विक्रमादित्य। लेकिन यहाँ पे बात हो रहा है फुजियान के बारे में, तो आपको बता दें फुजियान जो है ये चाइना का है, ठीक है। और आज के समय में चाइना के पास 3 विमान वाहक युद्धपोत तो हो चुके हैं फुजियान को लेकर, और फुजियान थोड़ा सा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से संबंधित है, तो निश्चित रूप से इससे चाइना को बहुत मदद मिलने वाली है। इसका सही उत्तर है चीन। चीन के बारे में यदि हम बात करें तो इनकी राजधानी है बीजिंग, आप सब जानते होंगे। इसके साथ साथ रेन मिन भी यहाँ की मुद्रा है, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए शी जिनपिंग जो है ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो इतनी बेसिक जानकारी है जो आपको चीन के बारे में होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होते। यहाँ पे आपने देखा कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद अब उपराष्ट्रपति चुनाव की चर्चा हो रही है, और उपराष्ट्रपति के बारे में यहाँ पे बात हो रही है इस प्रश्न में। आप जानते हैं आर्टिकल नंबर 66 अनुच्छेद नंबर 66 जो है ये बताता है कि कौन से इनके निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जानकारी देने वाला जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद नंबर 66। और यहाँ पे बोला गया है कि निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं होंगे। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य कौन शामिल नहीं होंगे ये आपको बताना है। आपको बता दें जब बात आती है उपराष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति के संदर्भ में चाहे वो लोकसभा हो, पहली बात तो लोकसभा और राज्यसभा, इन्हीं 2 के सदस्य यहाँ पे मतदान करते हैं। और यहाँ पे जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में आपने देखा था कि जो मनोनीत सदस्य होते थे वो अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकते थे राष्ट्रपति के संदर्भ में, लेकिन जब उपराष्ट्रपति की बात आती है तो ये जो मनोनीत सदस्य होते हैं दोनों सदनों के, ये भी यहाँ पे अपना मत दे सकते हैं। तो कहने का मतलब है इसका सही उत्तर हो जाएगा डी विकल्प, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा हर्मिट स्पाईवेयर का संबंध किस देश से है। हर्मिट स्पाईवेयर आप एक प्रकार से सुनते होंगे, अक्सर सुनते होंगे, जासूसी का एक सॉफ्टवेयर होता है, और इसको बनाया है RCS लैब ने। किसने बनाया है? RCS लैब नामक कंपनी ने इसको तैयार किया है हर्मिट को। और हर्मिट जो स्पाईवेयर है किस देश का है ये आपसे पूछा जा रहा है। पिछले दिनों पेगासस आपने देखा होगा, पेगासस से स्पाईवेयर की चर्चा हो रही थी, और पेगासस स्पाईवेयर को इजराइल की एक कंपनी ने बनाया था। चर्चा इस संदर्भ में भारत में हो रही थी कि पेगासस स्पाईवेयर का दुरुपयोग का आरोप लग रहा था कि भारत सरकार ने कुछ लोगों पर इसका दुरुपयोग किया है उनका डेटा चोरी करने के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है, और पेगासस के बारे में बता दें कि इसको NSO ग्रुप ने बनाया था, NSO ग्रुप ने इसको तैयार किया था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रहा है हर्मिट स्पाईवेयर की। तो हर्मिट स्पाईवेयर की जब आप बात करते हैं तो इसको तैयार किया है इटली की RCS लैब ने। तो इसका सही संबंध किससे है? इटली की RCS लैब से। इसको बताएं। हाल ही में NHAI ने सीमित समय में 75 किलोमीटर सड़क बनाकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यह सड़क किस राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है? जो हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने 105 घंटे और 33 मिनट 105 घंटे और 33 मिनट में 75 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई है, और यह बनाकर इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो बोला जा रहा है ये जो सड़क है ये कहाँ पर बनाई गई है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाई गई है, आपको बताना है। चलिए बताएं, यदि आपको जानकारी है तो बताएं किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये सड़क बनाई गई है, उस राष्ट्रीय राजमार्ग का आपको नाम बताना है। चलें, इन चारों में से NH23, NH32, NH12, NH53, इनमें से कौन सा है ये आपको बताना है। देखो बात हो रही है NHAI की,
तो NHAI के बारे में अक्सर हमने बात किया है, लेकिन यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात हो रही है। और ये जो सड़क बनी है ये बनी है NH53 पर। NH53 की जब हम बात करते हैं तो NH53 अमरावती को अकोला से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? अमरावती को अकोला से। अमरावती को अकोला से जोड़ता है और ये दोनों स्थान आपके पड़ते हैं महाराष्ट्र में। ठीक है, तो NHAI ने अमरावती से अकोला को जोड़ने वाली सड़क पर 75 किलोमीटर सड़क जो है रिकॉर्ड टाइम में बनाया है, और ऐसा करके इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा रैंप कार्यक्रम किस देश से किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका नाम है रैंप, RAMP। अब रैंप कार्यक्रम तो ठीक है, आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन रैंप का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। रैंप का फुल फॉर्म है राइजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। मतलब MSME जो हैं इनके परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए यह एक योजना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात हो रही है MSME की, तो आपको पता होगा इनके मंत्री हैं नारायण राणे। इनका भी नाम आपको याद रखना है। नारायण राणे जो हैं वो MSME मंत्री हैं, इनका नाम आपके लिए ज़रूरी है। और इसके लिए पहली बात तो ये वर्ल्ड बैंक की योजना है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक इसमें सहायता दे रहा है। इसमें 500 मिलियन डॉलर की सहायता जो है वर्ल्ड बैंक दे रहा है, और ये टोटल जो प्रोजेक्ट है ये 808 मिलियन डॉलर का है। ठीक है, इसमें जो MSME हैं उनको इस योग्य बनाया जाएगा या सहायता पहुंचाई जाएगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात कर सकें, वो ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से कार्य कर सकें, कार्य दक्षता जो उनकी है वो बढ़ाई जाएगी। और प्रयास यही किया जाएगा कि सभी MSME जो पहली बार निर्यात करने जा रहे हैं या जो निर्यात कर रहे हैं उनमें वेतन जो उनका आप कह सकते हो कि जो निर्यात के दौरान जो उनको आर्थिक सहायता की ज़रूरत पड़ती है, जो उनको तकनीकी सहायता की ज़रूरत पड़ती है, वो सारी की सारी सहायता मुहैया कराई जाए, जिससे जो हमारे MSME हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात कर सकें और हम विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकें। तो MSME से संबंधित है, ए विकल्प आपका इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। ठीक है, रैंप की फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए। हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आपको बता दें कि महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद है सबसे पहले 1610 ईस्वी में इसको बसाया गया था। 1610 ईस्वी में यदि हम बात करें तो एक नाम था मालिक अंबर। मालिक अंबर ने इसको बसाया था और मालिक अंबर ने इसका नाम रखा था खिड़की। क्या नाम था? खिड़की। मालिक अंबर ने सबसे पहले औरंगाबाद का नाम रखा था खिड़की। बाद के समय में 1926 में इसका बेटा यहाँ पे शासक बना और उसका नाम था फतेह खान, और फतेह खान ने इसका नाम रख दिया फतेहपुर। बाद में 1653 ईस्वी में औरंगजेब के समय में 1653 में औरंगजेब के समय में औरंगजेब ने इसको अपनी राजधानी बनाई और वहीं से इसका नाम पड़ गया औरंगाबाद। तो क्योंकि ये आक्रांताओं के नाम पर है इसलिए इसका नाम बदला गया औरंगाबाद का। और औरंगाबाद का जो अब नया नाम है ये रखा गया है संभाजी। ठीक है, संभाजी नगर। क्या रखा गया है? संभाजी नगर रखा गया है। संभाजी के बारे में यदि हम बात करें तो संभाजी को औरंगजेब ने मरवा दिया था। 1689 ईस्वी में इनको औरंगजेब द्वारा मरवा दिया गया था। और संभाजी जो थे ये महाराज शिवाजी जो हुआ करते थे उनके पुत्र थे। इतनी जानकारी बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए। एक नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा धाराशिव। धाराशिव एक नाम देखने को मिल रहा होगा। धाराशिव भी अब नया नाम है किसका? एक स्थान है उस्मानाबाद। उस्मानाबाद, उस्मानाबाद का जो अब नया नाम है ये है धाराशिव। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, धाराशिव जो है ये उस्मानाबाद का नया नाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि करंट अफेयर्स की ये सीरीज अच्छी लग रही होगी और इससे बहुत जानकारियां आपको मिलती होंगी। भारत का पहला mRNA वैक्सीन जिसे यहाँ पे अभी देख लेते हैं, क्या यहाँ पे शायद जो संस्था हमारी है उसकी बात हो रही है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि भारत की पहली mRNA वैक्सीन जिसे आपात उपयोग के लिए मंजूरी दी गई है वो कौन सी है? जिसे आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी गई है वो कौन सी है?
भारत की पहली mRNA वैक्सीन जिसे आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी गई है वो कौन सी है? जेमकोवैक, एनाकोवैक्स और भारत बायोफार्मा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो नाम है यदि मैं बताऊं तो इसका नाम है जेमकोवैक 19। जेमकोवैक 19 ये भारत की पहली mRNA आधारित जो वैक्सीन है वो है। और mRNA आधारित वैक्सीन क्या होती है? आप जानते हैं कि mRNA जो होते हैं ये प्रोटीन से संदर्भित होते हैं, प्रोटीन के निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं mRNA। और mRNA के ऊपर एक परत होती है जिसको बोलते हैं लिपिड। mRNA के ऊपर एक परत होती है जिसको बोलते हैं लिपिड। अब क्या होगा कि क्योंकि mRNA क्या है, ये प्रोटीन तैयार करता है, ठीक है। तो mRNA जो शरीर में किसी के डाला जाएगा तो इस पे जो इसका जो आप कह सकते हो जो ये प्रोटीन होगा, जो ये प्रोटीन तैयार करेगा, वो वही प्रोटीन तैयार करेगा जो कोविड का जो आप कह सकते हो संक्रमण के दौरान, जो वायरस के दौरान जो प्रोटीन तैयार होता है। अब जब mRNA कोविड वाला प्रोटीन तैयार करेगा, जो कोविड के समय में होता है वो तैयार करेगा, तो जब किसी के शरीर में हम इसको डालेंगे तो शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि नई चीज़ों को शरीर एक्सेप्ट नहीं करती है। और जब शरीर एक्सेप्ट नहीं करेगी तो ये क्या करेगा? यह एक एंटीजन का काम करेगा। और जब यह एंटीजन का काम करेगा तो शरीर अपने आप इससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी जनरेट करेगी। और क्योंकि इस पे जो प्रोटीन निर्माण यहाँ पे हो रहा है वो वही है जो कोविड वायरस के दौरान होता है। जब कोविड वायरस का शरीर में इफेक्ट होता है तब जो होता है वही सेम प्रोटीन का निर्माण यहाँ पे हो रहा है। तो क्या होगा कि जब वास्तव में उस शरीर पर कोविड का अटैक होगा तो उससे पहले शरीर जो है वो एंटीबॉडी जनरेट कर चुकी होगी और उस पर कोविड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो mRNA वैक्सीन का ये फायदा होता है, ठीक है। तो ये विशेष रूप से एंटीजन का काम करेगा जब शरीर में डाला जाएगा, और जब एंटीजन का काम करेगा तो एंटीबॉडी जनरेट होगी और उससे कोविड से लड़ने में उसे मदद मिलेगी। यहाँ पे है रिम ऑफ द पैसिफिक, ये रिम है, रीमा लिखा है, ये है रिम। रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास 2022 के लिए भारत की तरफ से कौन सा जहाज गया है? रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास बहुत ही पावरफुल अभ्यास है। विश्व के जो सबसे शक्तिशाली अभ्यास होते होंगे उनमें से एक ये है। इसको रिम पैक भी कहते हैं, इसको रिम पैक अभ्यास भी कहते हैं। तो रिम पैक अभ्यास या रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास 2022, इसमें भारत की तरफ से कौन सा जहाज गया है? INS सतपुरा, INS विक्रांत, INS सह्याद्री, INS शिवालिक, ये आपको बताना है। और आपको बता दें ये जो सैन्य अभ्यास है ये 26 देश इसमें भाग लेते हैं और ये सैन्य अभ्यास 1971 से होता आ रहा है। USA के द्वारा, अमेरिका के द्वारा ये सैन्य अभ्यास किया जाता है। पहले ये वार्षिक होता था लेकिन अब यह अभ्यास जो है ये द्विवार्षिक हो गया है। यदि आपसे यह पूछ लिया जाए कि रिम ऑफ द पैसिफिक या रिम पैक सैन्य अभ्यास हो कहाँ रहा है तो ये हवाई में हो रहा है। और हवाई आप जानते हैं USA के अधीन एक द्वीप है, ठीक है। तो हवाई में हो रहा है। अब भारत की तरफ से इसमें कौन भाग लेने गया है? तो भारत की तरफ से इसमें भाग लेने गया है INS सतपुरा। तो याद रखना है INS सतपुरा जो है वह रिम पैक अभ्यास 2022 में भाग लेने के लिए हवाई गया है। हाल ही में कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग का आयोजन कहाँ किया गया? कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग का आयोजन कहाँ किया गया? रवांडा, इथियोपिया, कांगो प्रजातांत्रिक या साउथ सूडान? आपको बताना है, बताएं कहाँ पर किया गया है। चलें फास्ट जवाब दीजिएगा। और यहाँ पर लिविंग लैंड कैरेक्टर साइन किया गया है। लिविंग लैंड कैरेक्टर क्या है? इसमें जो भी इनके सदस्य देश हैं कॉमनवेल्थ के, इन्होंने तय किया कि हम जो वैश्विक तापमान है उसको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे। मतलब 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे ही जो है वो सीमित रखेंगे, इससे ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होने देंगे। हालांकि ये बाध्यकारी नहीं है लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो सदस्य देश हैं वो इस दिशा में कार्य करने के लिए प्रयास करेंगे। दूसरी बात यहाँ पे क्या बोला गया? दूसरी बात यहाँ पे बोला गया कि जो हमारे पास लैंड है उसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा
बेहतर तरीके से सदुपयोग करना है, हमें अपने ज़मीन की रक्षा करना है। जो मरुस्थलीकरण का प्रभाव बढ़ रहा है, उस मरुस्थलीकरण के प्रभाव को कम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनों को रिस्टोर कर पुनः कृषि योग्य बनाना है, इसकी भी बात यहाँ पे की गई। और जब बात हो रही है मरुस्थलीकरण की, तो आपको बता दें भारत सरकार ने भी वर्ष 2030 तक एक लक्ष्य रखा है। क्या लक्ष्य रखा है? भारत सरकार ने बताया है कि हम 26 मिलियन हेक्टेयर जमीन को वर्ष 2030 तक जो मरुस्थलीकरण के प्रभाव में आ गई हैं उनको पुनः कृषि योग्य बनाएंगे। तो ये लक्ष्य भी याद रखना है, पूछा जा सकता है कि भारत सरकार कब तक 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि को पुनः कृषि योग्य बनाने के लिए प्रयासरत है। तो आपको याद रखना है वर्ष 2030 तक हम जो डेजर्टिफिकेशन है उसको सीमित करने का भी प्रयास कर रहे हैं, और जो डेजर्ट के अब आप कह सकते हो चपेट में जो हमारी भूभाग आ गई हैं उनको पुनः कृषि योग्य बनाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि है जिसको 2030 तक हम इस काबिल कृषि योग्य बनाएंगे। ठीक है, अब बात हो रही है कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग का आयोजन कहाँ किया गया? ये रवांडा में किया गया। रवांडा की राजधानी है किगाली। ठीक है, तो रवांडा की राजधानी किगाली में यह आयोजन किया गया। और आपको यह भी पता होगा कि यहाँ पे कौन भेजा गया भारत की तरफ से, कौन इसमें भाग लिया? भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यहाँ पे भाग लिया। इसको भी आपको याद करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और अंतिम प्रश्न आज का देखते हैं। हाल ही में गेल का नया चेयरपर्सन किसे बनाया गया है? गेल के नए प्रमुख बने हैं वो कौन हैं आपको बताना है। 4 नाम दिए हुए हैं, इनमें से आपको चुनाव करना है कि गेल का नया चेयरपर्सन, नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। गेल के नए अध्यक्ष बने हैं, आपको मैं बता देता हूं बिना समय लिए हुए, संदीप कुमार गुप्ता। ए विकल्प आपका सही उत्तर है। आज का प्रश्न है, ठीक है, प्रश्न क्या है मैं बता देता हूं। प्रश्न कह रहा है हाल ही में चर्चा में रही वेतन प्रणाली पद्म, ठीक है, चर्चा में रही वेतन प्रणाली पद्म PADMA, ठीक है, हाल ही में चर्चा में रही वेतन प्रणाली पद्म जो है ये किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो चलिए, आप सभी का ये आज का प्रश्न है, आज का होमवर्क है, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस प्रश्न का जो जवाब है वो इस PDF के कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अवश्य शेयर करेंगे। यही प्रश्न है PADMA। यह एक सिस्टम है, ऑटोमेटिक आप कह सकते हो सॉफ्टवेयर है जो तैयार किया गया है एक संस्था के लिए, उनके वेतन को देने के लिए। तो आपको बताना है कि यह जो पद्म नामक वेतन प्रणाली है ये किससे संदर्भित है? भारतीय तटरक्षक बल से, भारतीय वायुसेना से, भारतीय थल सेना से, या केंद्रीय पुलिस बल से? किससे संबंधित है ये आपको बताना है। और उम्मीद करता हूँ आप में से सभी छात्र जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो जुड़ाव महसूस करते हैं, आप सभी कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप हमें अवश्य देंगे। तो अपनी चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।